जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का कोई नाम हमने नहीं रखा, लेकिन काम इस कार्यक्रम में आपके साथ मिलकर हम एक महत्वपूर्ण करते आ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण कार्य इस मायने में है कि हमारा ये उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम के पीछे कि समस्त समाज, राजनीतिक जगत ये देखे कि भारतीय ज्योतिष की एक जो विधा है, अंक ज्योतिष, वो अपने आप में इतनी सक्षम है, इस तरीके से आकलन भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकती है। अब ऐसे में हम बहुत से जिलों की बातें कर चुके हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। 200 विधानसभा सीटों में हम लगभग 2/3 से अधिक सीटों की बातें कर चुके हैं। हमारे सामने अब गिनती की सीटें बची हैं। इन चंद सीटों की चर्चा के साथ ही ये हमारी जो चर्चा है, हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये पूर्णता ले लेगा, इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। 200 विधानसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटों में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अंक ज्योतिष के आधार पर आपके सामने अपना आकलन रखें, एक तस्वीर रखें कि अंक ज्योतिषीय गणना है, ये जो है ये अपनी भविष्यवाणी के दायरे में किस तरह से इन 200 विधानसभा सीटों को समेटती है। बलराम चतुर्वेदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। मित्रों, अब तक हम जिन जिलों की बातें कर चुके हैं उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उन जिलों की बात कर लेते हैं कि जिनकी बात हमें करनी शेष है। अंकुर घोष, खूब आनंद करें, आशीर्वाद आपको, स्वागत है आपका। हमारे जो ज़िले बच गए हैं चर्चा से, उनमें हैं जालौर, जैसलमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इन जिलों की बातें करनी अभी शेष है। और ये आप भी देख रहे हैं कि औसतन हम रोज़ 18 से 20 की सीटें लेते हैं। हमने कल बात की थी तो हमारे सामने जोधपुर और बाड़मेर ज़िला था। जोधपुर और बाड़मेर ज़िले की कुल मिलाकर 17 विधानसभा सीटें हमारे साथ थीं। जोधपुर ज़िले की 10 विधानसभा सीटें थीं और बाड़मेर ज़िले की 7 विधानसभा सीटें हमारे साथ थीं। तो संक्षिप्ति के रूप में एक परिचय आपका ये देते चलें, स्मरण करवाते चलें कि जोधपुर ज़िले की 10 सीटों में से कौन कौन सी सीटें किस किस के खाते में जा सकती हैं। फलौदी कांग्रेस के खाते में, लोहावट भाजपा के खाते में, शेरगढ़ कांग्रेस के खाते में, ओसियां कांग्रेस के खाते में, भोपालगढ़ भाजपा के खाते में जा सकती हैं हमारे अंक ज्योतिषीय गणना के अनुसार। सरदारपुरा कांग्रेस के खाते में, जोधपुर भाजपा के खाते में, सूरसागर भाजपा के खाते में, लूणी और बिलाड़ा कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लूणी और बिलाड़ा ये 9वें और 10वें नंबर की सीट है, ये दोनों जोधपुर ज़िले की। इसके अलावा बाड़मेर ज़िले की हमारे साथ में 7 सीटें थी। ये 7 सीटों का एक एक नाम और किस पार्टी के पक्ष में जा सकती है वो सीट, ये भी जरा सा संक्षिप्ति में देख लें। शिव जा सकती है भाजपा की झोली में, बाड़मेर कांग्रेस की झोली में, बायतू जा सकती है भाजपा, पचपदरा भाजपा, सिवाना भाजपा, घोड़ामालानी भाजपा, चौहटन भाजपा। मानवेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है और इकलौती खुद बाड़मेर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और जोधपुर में 10 में से 4 जा सकती है भाजपा के खाते में, लोहावट, भोपालगढ़, जोधपुर और सूरसागर, और 6 सीटें जा सकती हैं कांग्रेस के खाते में। ये हमारा कल का हिसाब किताब था। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे काफ़ी मित्रों के संदेश मिले, हालांकि हमारा विचार तो था कि हम जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इनकी बात करते, लेकिन हमारे बहुत से मित्रों का ये सुझाव मिला कि आप एक बार पहले चूरू, झुंझुनू, सीकर का ये जो शेखावाटी बेल्ट है इसकी बात कर लीजिए। तो आप जो कहते हैं, आपकी बात हमारे लिए तो यहाँ है, इसलिए, और ये जगह भी बहुत बड़ी है, तो आपकी सारी बातों को यहाँ जगह मिल जाएंगी।
मिल जाएगी जगह तो दे दी हमने जगह। हम आज शेखावाटी की बात करने जा रहे हैं। देव किशन सुथार, स्वागत है आपका। जय श्री राम देव किशन भाई, बने रहिए हमारे पूरे कार्यक्रम में। आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, साथ रहिए। तो शेखावाटी के तीनों जिलों की बात कर रहे हैं, चोरू, झुंझुनू और सीकर की। इसी क्रम में और इसी क्रम में ये विधानसभा जो क्रमांक है 200 के 200, उसमें जमा है ये तीनों जिले। चलिए आइए सबसे पहले बात करें चोरू ज़िले की, शुरुआत करें। लेकिन उससे पहले, चोरू ज़िले की शुरुआत करने से पहले देखिए क्या है, ये है कि हम हमेशा अपने कार्यक्रम में 2-3 बार एक निवेदन करते हैं। एक आध बार ही नहीं बल्कि 2-3 बार एक निवेदन करते हैं कि देखिए ये जो भी आकलन है आपके सामने हम रख रहे हैं, ये आकलन मात्र अंक ज्योतिषीय गणना पर आधारित अंक ज्योतिषीय भविष्यवाणी है। निर्वाचन आयोग में किस व्यक्ति ने किस नाम से पर्चा दाखिल किया है, उसकी जन्म दिनांक क्या है, उसके नामांक क्या है, अगर वो जन्म दिनांक नहीं मिली है तो उसके नामांकन दाखिल करने की तिथि क्या है, उसकी अंग ज्योतिष बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, उस सीट के अंक क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की पार्टी के अंक क्या कहते हैं। अब जैसे हमने ये जो गणना की, ये जो 200 सीटों की, 230 सीटों की मध्य प्रदेश में की, 90 सीटों की हमने की गणना छत्तीसगढ़ में, तो ये गणना हमने बिना प्रत्याशियों के की थी। तो बिना प्रत्याशियों के जब गणना की, यानी पार्टियों के अंक ध्यान में रखकर की थी, तो पार्टियों के अंक ध्यान में रखने पर क्या हुआ, जो गणना का परिणाम आया वो परिणाम ये था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 127 सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी वहां 92 सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 52 सीटों पर विजय मिल सकती है और भाजपा को 34 सीटों पर विजय मिल सकती है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा जो अन्य के खाते में है, यानी दूसरे दल हैं, निर्दलीय है, इन सब को मिलाकर मध्य प्रदेश में सीटें जा सकती है इनके खाते में 11, और छत्तीसगढ़ में इनके खाते में जा सकती है सीटें 4। अब राजस्थान में हमने जब पार्टियों के हिसाब से गणना की, तो वो गणना हमने 5 नवंबर को अपने ब्लॉगों पर डाल दी। उस गणना का परिणाम ये था कि 110 सीटें मिल रही थी भाजपा को और 80 सीटें मिल रही थी कांग्रेस को, और अन्य के खाते में 10 सीटें। लेकिन ये जो हम आपके सामने अभी रख रहे हैं ना, प्रत्याशियों के नामांक और उनके जन्मांक की गणना करते हुए पार्टियों और प्रत्याशियों दोनों के मिले जुले रूप की गणना, ये अंतिम गणना का रूप होगा। और ये अंतिम गणना का रूप जब ये आपके सामने आकलन पूरा हो जाएगा, हालांकि हमने आकलन कर लिया है, प्रत्याशी वार गणना का आकलन कर लिया है, लेकिन आपके सामने हम जिस दिन अंतिम रूप से कार्यक्रम रखेंगे उस दिन बताएंगे कि प्रत्याशी और पार्टी की गणना में अब कितना अंतर आया है, यानी भाजपा को 110 से ऊपर नीचे कितनी मिल रही है और कांग्रेस को 80 के ऊपर नीचे कितनी सीटें मिल रही है। ये अंतर जो है ये हम आपको इस कार्यक्रम की जो अंतिम कड़ी होगी उसमें बताएंगे, तब तक हम गुप्त रखेंगे। और ये मानकर चलिए कि जो सिर्फ पार्टियों की जब गणना करती हैं तो वो गणना, और जब प्रत्याशियों और पार्टियों की मिलाकर गणना करते हैं तो कुछ ऊंच नीच तो होती है, लेकिन राजस्थान के मामले में ये ऊंच नीच आपको हम बताएंगे इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी। देखिए आज के बाद कल हम छुट्टी रखेंगे, कल आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत खेलेगा फाइनल में, और हम इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मैच देखेंगे कि भारत 12 साल फिर विश्व विजेता बने हमारी धरती पर। तो एक बात ये, दूसरी बात ये है कि अब आज के बाद हम बैठेंगे परसों यानी कि 20 तारीख को, और फिर 21 तारीख को इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी होगी, इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो कल भी कुछ मित्रों ने कहा था कि नागौर के बारे में बताइए, नागौर की चर्चा करेंगे, हम कल करेंगे। तो चलिए आज बात शुरू करते हैं चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा सीट की। सादुलपुर विधानसभा सीट का विधानसभा क्रमांक 19 से 1 बना, बड़ी अच्छी युति है, 1 और 9 है मंगल, 1 है सूर्य, और इसका जो अंतिम अंक बना वो 1 बना, यानी वो सूर्य, तो सूर्य दोहरा हो गया, मंगल 1 हो गया। नामांक की अगर बात करें तो नामांक है 33 मतलब 3 3, इसका अंक बना 6। अब यहाँ एक समस्या हो गई,
ये जो 6 है ये विधानसभा क्रमांक 1 का विरोधी है, और विधानसभा क्रमांक में जो संख्या है ना 19, उसमें भी 1 का विरोधी और 9 का विरोधी, 9 इसका विरोधी है। ये शुक्र यह मामला गड़बड़ा रहा है ना। तो देखते हैं इस बार की बिसात में कौन कौन लोग मैदान में, फिर उनके हिसाब से गणना करेंगे। तो कांग्रेस ने अपनी निवर्तमान विधायक कृष्णा पूनिया जो खिलाड़ी एथलीट है उन्हें अवसर दिया है। पिछली बार 18,084 मतों से कृष्णा पूनिया ने ये सीट निकाली थी। भाजपा ने सुमित्रा पूनिया को टिकट दिया है और बीएसपी से मनोज न्यांगली एक बार फिर से मैदान में है। मनोज न्यांगली बीएसपी से 2013 में विधायक रह चुके हैं और इनके भाई दूसरे नंबर पर रहे थे वीरेंद्र न्यांगली, जिनका एक दुर्घटनावश घटनाक्रम हुआ था, उसमें देहावसान हो गया था। तो इस बार अगर बात करें पार्टियों की विधियों की, तो पहले फेज की पहली विधि में भाजपा को जो मिल रहे हैं वो हैं, कांग्रेस को मिल रहे हैं 2+ और दूसरी विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 4+, तीसरी में आगे दोनों बराबर, और चौथी विधि में भाजपा को मिले हैं 3+। तो भाजपा के पास में हो गए 7+, कांग्रेस के पास में 2+। भाजपा को बड़ी बढ़त है, और बड़ी बढ़त कितनी है 5+ की। अब रुकिए एक बार और देखिए, प्रत्याशी वही है, कांग्रेस का प्रत्याशी कृष्णा पूनिया, प्रत्याशी नहीं बदला है। तो जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी के पितरी अंक हैं वो हैं 3+। कैसे 3+? 3+ ऐसे है कि पिछली बार की 18,000 की विजय है, तो 3+ वो जोड़ ले तो भी कांग्रेस के 3 और 2 5+ होते हैं और भाजपा के 7+ है। इसका मतलब यह है कि तब भी भाजपा आगे रहती है। यानी ये जो सीट है सादुलपुर चूरू जिले की, ये भाजपा के खाते में जा सकती है इस बार, यानी कि 10 साल बाद ये भाजपा के खाते में जा सकती है। 10 साल पहले कमला कसवा ने 2008 में सीट जीती थी, फिर पहले मनोज न्यांगली बीएसपी और फिर कृष्णा पूनिया, कांग्रेस ने ये सीट भाजपा से छीने रखी थी। उम्मीद करते हैं 10 साल बाद ये जा सकती। तारानगर हॉट सीट बनी हुई है, केबीसी की भाषा में हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के बड़े नाम वाले दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ चूरू से चले गए हैं चुनाव लड़ने। पहले भी यहाँ से वो विधायक रहे हैं, उन्होंने चंद्रशेखर बैद को चुनाव हराया था। लेकिन अब इस बार क्या है मामला, देखिए भाजपा ने जयनारायण पूनिया को टिकट दिया, जयनारायण पूनिया चलिए वो जीते। उसके बाद पिछली बार नरेंद्र बुढ़ानिया, कांग्रेस ने राकेश जांगीड़ भाजपा के थे, उनसे ये सीट छीन ली थी। इस बार नरेंद्र बुढ़ानिया पर ही दांव लगाया है कांग्रेस ने, भाजपा ने राजेंद्र राठौड़ पर दांव लगाया है और बीएसपी से छोटू राम मैदान में है। तो देखिए पहली विधि में, दूसरी विधि में, तीसरी विधि में, चौथी विधि में, चारों विधियां पहले फेज की, उनमें भाजपा को हर बार मिल रहा है 1/4+, हर बार मिल रहा है 1/4+। और हम ये बात बोल चुके हैं कि 1/4+ तो कोई आपात अवस्था हो तभी काम लिया जाना चाहिए, अन्यथा वो किसी काम का नहीं है। और यह चारों विधियों में 1/4+ आ रहा है भाजपा का, ये भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात है। यानी हमारी जो गणितीय दृष्टिकोण है उसमें तारानगर की सीट बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं नरेंद्र बुढ़ानिया के साथ, और इतने फंसे हुए हैं कि 51-49 का अंतर भले ही दिखे, या 50 और 49 का अंतर ही कहिए, 51-49 भी नहीं, 50, 49, इतना अंतर कम है। लेकिन अगर बात की जाए कि अंतिम विजेता कौन होगा, तो जो चौथाई वाले प्लस भाजपा को हैं, उनके आधार पर कह सकते हैं कि ये सीट भाजपा को जा सकती है। लेकिन चेतावनी ध्यान रखिएगा, ये इतनी बुरी तरह फंसी हुई सीट है कि राजेंद्र राठौड़ अगर इस सीट पर हार जाएं तो अचंभा नहीं होना चाहिए। हम अपने शब्दों को दोहरा रहे हैं, ये सीट तारानगर सीट जो है चूरू जिले की, इसमें भाजपा और राजेंद्र राठौड़ इतने बुरी तरह फंसे हुए हैं कांग्रेस और नरेंद्र बुढ़ानिया के साथ कि यदि राजेंद्र राठौड़ ये सीट हार भी जाएं तो अचंभा नहीं होना चाहिए, और जीत के लिए तो बहुत हल्का मार्जिन, बहुत 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 हल्का मार्जिन। चलिए अगली सीट सरदार शहर, भंवरलाल शर्मा का गढ़ माना जाता है। इस सीट को उपचुनाव में उनके निधन के बाद उनके पुत्र
अनिल कुमार शर्मा को टिकट दिया था, उन्होंने ये सीट निकाली थी। इस बार फिर से अनिल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने राजकुमार रिणवा को यहाँ से मैदान में उतारा है अशोक पिंचा की जगह। अशोक पिंचा भाजपा के लिए 8 में विजेता थे, फिर 13 में और 18 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजकुमार रिणवा को पिछली बार भाजपा ने निकाल दिया था, पार्टी से टिकट नहीं दिया था, वे बागी खड़े हुए थे रतनगढ़ से, और इस बार पार्टी में शामिल किया भाजपा ने उन्हें और टिकट दिया है सरदार शहर से। देखते हैं ये सीट कौन निकालता है। क्या अनिल कुमार शर्मा अपने पिता की ये जो लेगेसी है इसे बरकरार रख पाते हैं, या फिर राजकुमार रिणवा रतनगढ़ के बाद में सरदार शहर के भी सरदार बन जाएंगे। देखते हैं। पहली विधि में भाजपा को मिले 2+, दूसरी विधि में भाजपा को मिले 2+, तीसरी विधि में भाजपा को मिले 2+, यानी कि 6+, और चौथी विधि में भाजपा को मिला चौथा ही प्लस। जो मिल रहा है भाजपा को ही मिल रहा है, और प्रत्याशी के जो अंक हैं वो बहुत कम है। प्रत्याशी की पितृसत्ता के वो जोड़ लें कांग्रेस के, तब भी भाजपा के अंक अधिक बन रहे हैं। ऐसी अवस्था में कहा जा सकता है कि चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट ये जा सकती है भाजपा के खाते में। और यहाँ भाजपा के राजकुमार रिणवा के रास्ते में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा और आरएलपी के लालचंद मुंड दोनों ही बाधा इतनी बड़ी नहीं बन पाएंगे कि रास्ता रोक ले। चूरू जिले की चूरू विधानसभा सीट, चलिए ये राजेंद्र राठौड़ का एक तरह से गढ़ रहा है। 93, 98, 2003 की हैट्रिक राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ लगाई, लेकिन 8 में वे तारानगर चले गए, तो यहाँ पर हाजी मकबूल मंडेलिया ने हरलाल सहारण के सामने कांग्रेस के लिए सीट निकाल ली। हरलाल सहारण जो है उन्हें 10 साल बाद याद किया गया, और अब जाकर के भाजपा ने उन्हें ये टिकट यहाँ से दिया है, क्योंकि 13 और 18 में राजेंद्र राठौड़ यहाँ से थे। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 ही नहीं बल्कि 15 साल बाद हरलाल सहारण को भाजपा ने यहाँ से चूरू जिले की चूरू विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी चुना है, याद किया है। और अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेलिया है। पिछली बार ये मैदान में थे राजेंद्र राठौड़ के सामने, उससे पहले इनके पिताजी हाजी मकबूल मंडेलिया मैदान में थे। अब यहाँ द्विध्रुवीय ही लड़ाई है, द्विकोणीय है, कोई त्रिकोणीय चतुष्कोणीय जैसा कुछ नहीं है। तो कौन जीतेगा, भाजपा का या कांग्रेस का? राजेंद्र राठौड़ बोल के आए हैं वहाँ चूरू में हरलाल सहारण के लिए, उनकी विजय के लिए। देखते क्या रहता है, ज्योतिष क्या बोल रही है। पहली विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 2+, दूसरी विधि में भाजपा को 1+, तीसरी विधि में भाजपा को 2+, चौथी विधि में भाजपा को 1+, भाजपा को कुल मिले 6+। भाई 6+ तो बहुत होते हैं, बड़ी संख्या, ये बड़ा अंतर है। इसका मतलब ये है कि इस बार एक बार फिर से चूरू जिले की चूरू विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चेहरा बदल जाएगा, लेकिन 2 बार राजेंद्र राठौड़ और तीसरी बार हरलाल सहारण, यानी हैट्रिक एक बार फिर से भाजपा की यहाँ बनने जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो चूरू जिले में हमारे सामने आ गया रतनगढ़। ये रत्नों का गढ़ इस बार किस रत्न का चुनाव करता है? विधानसभा सीट क्रमांक है 23, इससे अंक बना 5 का अंक बुध का है। 23 में 2 चंद्रमा 3 बृहस्पति। रतनगढ़ का नामांक 24, 2 चंद्रमा 4 राहु, ये अच्छी युति नहीं है। इसका अंक बना 6 शुक्र। तो ये शुक्र 2 का 24 में 2 का मित्र, लेकिन 4 का विरोधी है, राहु का विरोधी है शुक्र। अब यहाँ इसका जो नामांक है वो 6 आया है, विधानसभा क्रमांक 5 आया है। और दूसरी बात यह कि चूरू जिले का खुद का इस सीट का अंक जो है वो 5 है, क्योंकि ये 5वें नंबर की सीट है। कौन? रतनगढ़, चूरू जिले की। चलिए बात करते हैं इस बार के उम्मीदवारों की। देखिए पिछली बार रतनगढ़ में बड़ा अजीब मामला हुआ। पिछली बार अजीब मामला ये हुआ कि भाजपा ने अपने पिछली बार के मतलब 13 के मामले को देखा तो उन्होंने पलट दिया। 13 में भाजपा के यहाँ से थे राजकुमार रिणवा विजेता 25,158 मतों से, लेकिन भाजपा ने उनका टिकट काट दिया और रातों रात कांग्रेसी अभिनेश महर्षि को शामिल किया और टिकट दे दिया। तो राजकुमार रिणवा तो भाजपा से बागी हो गए। कांग्रेस ने जाकर टिकट दिया भंवरलाल को, तो यहाँ से कांग्रेस के पूसाराम गोदारा बागी हो गए।
तो चारों ही कांग्रेसी मूल के प्रत्याशी थे पिछली बार रतनगढ़ से, जो 4 प्रमुख प्रत्याशी थे। तो कांग्रेस ने इस बार वहां जो मजबूत अपना बागी था पूसाराम गोदारा, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, और भाजपा ने एक बार फिर से दांव लगाया अभिनेश महर्षि पर। अब ये द्विकोणीय लड़ाई है, 2 ही पार्टियां आमने सामने, बाकी यहाँ गौण है। क्या रह सकता है? पहली विधि में कांग्रेस को 2+, भाजपा को दूसरी विधि में 2+, बराबर दोनों पार्टियां। तीसरी विधि में कांग्रेस को 3+, और चौथी विधि में भाजपा को 2+। तो यहाँ कांग्रेस को 1+ ज्यादा मिल रहा है। अब ज्यादा मिल रहा का मतलब क्या है? दूसरे फेज में चलें। दूसरे फेज में चलेंगे तो पहली विधि में भाजपा को 2+, दूसरी में 1+, यानी 3+, कांग्रेस को तीसरी विधि में 3+, तो यहाँ ये बराबर। तो वापस आ जाए पहले फेज में कि दूसरा फेज बराबरी पर छूटा। तो पहले फेज में आगे कौन है? कांग्रेस है 1+ से। इसका मतलब ये है कि ये जो रतनगढ़ विधानसभा सीट है चूरू जिले की, ये इस बार कांग्रेस जीत सकती है, और कांग्रेस के पूसाराम गोदारा ये अपनी झोली में सीट डाल सकते हैं। सुजानगढ़ की बात करें, सुजानगढ़ को मास्टर भंवरलाल जो है उनकी एक तरह से गढ़ वाली सीट मानी जाती है। हाँ, 2013 में खेमाराम मेघवाल ने भाजपा को जितवा दिया था। तो यहाँ भी उपचुनाव हुए पिछली विधानसभा में, और मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो हैं उनके स्वर्गवासी होने के बाद उनके पुत्र मनोज मेघवाल को यहाँ टिकट दिया गया, और मनोज मेघवाल ने ये उपचुनाव में सीट निकाली थी। एडवोकेट विनोद शर्मा जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। इस बार कांग्रेस से मनोज मेघवाल मैदान में हैं। भाजपा ने संतोष मेघवाल को टिकट दिया है, खेमाराम मेघवाल को यहाँ ड्रॉप कर दिया है। आरएलपी से बाबूलाल कुलदीप मैदान में हैं, लेकिन अंक ज्योतिष के मैदान में कितने अंक किसके खाते में, जरा ये देखें। भाजपा को पहली विधि में मिले हैं 3+, कांग्रेस को दूसरी विधि में 1/4+, उसके बाद कांग्रेस को मिला है तीसरी विधि में 2+, तो कांग्रेस को 2.25 हो गए हैं और भाजपा को 3 हो गए। चौथी विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 2+, लीजिए, भाजपा को कुल 5+ और कांग्रेस को मिले हैं 2.25+। तो ये जो अंतर पड़ रहा है 2.25+ का, ये पर्याप्त है। और इस 2.25+ से हम ये कह सकते हैं कि ये सीट, कौन सी सीट? सुजानगढ़ की जो सीट है ये जा सकती है भाजपा के खाते में। हम आ गए हैं झुंझुनू जिले में, और हमारे साथ इधर आ गए दिनेश सैनी जी। जय श्री राम, स्वागत है आपका। झुंझुनू जिला, इस जिले की पहली सीट है वो है पिलानी। ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, लेकिन 2008 से, उसके पहले ये आरक्षित नहीं थी। तो इसका विधानसभा क्रमांक 25 से बना 7 केतु का होता है, 2 चंद्रमा का होता है, 5 बुध का होता है। ये जो 7 बना है ना केतु, ये उस 25 के 2 चंद्रमा का विरोधी है। जबकि कमाल की बात है कि ये 2 और 7 दोनों स्त्री अंक हैं, और ये जो 7 है ना, ये 7, इसके साथ में 25 वाला 5 बुध है ना, वो प्रबल मित्र युति बनाता है। नामांक की बात करें तो 19 आता है, 19 से नाम का अंक बना 1। चलिए आगे बात करते हैं। इस बार की बिसात क्या है? इस बार की बिसात ये है कि कांग्रेस ने चुनाव का दांव लगाया है प्रीतराम काला पर। जेपी चंदेलिया बहुत लंबे समय से कांग्रेस की तरफ से मैदान में रहे हैं, लेकिन अब वे नहीं हैं। और भाजपा ने पिछली बार कैलाश चंद, जो कि सुंदरलाल यानी काका के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके पुत्र, उन्हें लगाया था 2018 में यहाँ अपना प्रत्याशी बनाकर, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया है, तो वे नाराज हैं। भाजपा ने राजेश दहिया को टिकट दिया है, और कैलाश मेघवाल के रूप में भाजपा को सामना करना पड़ रहा है अपने ही बागी का, क्योंकि कैलाश मेघवाल पिछली बार 18 में भाजपा के ही प्रत्याशी थे। तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष बन गया है। त्रिकोणीय संघर्ष में क्या रह सकता है? क्या कैलाश मेघवाल बागी रहकर सीट निकाल सकते हैं, या भाजपा को सीट हरवा सकते हैं? देखिए, पहली विधि बराबर, दूसरी विधि में भाजपा को 3+, तीसरी विधि में कांग्रेस को 1+, और चौथी विधि में कांग्रेस को 3+। कांग्रेस को कुल 4+, भाजपा को 3+। मार्जिन कम है लेकिन निर्णायक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ
ये जो सीट है पिलानी, इस सीट पर झुंझुनू जिले की जो पिलानी सीट है, यहाँ भाजपा के बागी कैलाश मेघवाल की बगावत भाजपा को भारी पड़ सकती है और ये सीट जा सकती है एक बार फिर से कांग्रेस की झोली में। इस बार जेपी चंदेलिया नहीं है, प्रीतराम काला है, लेकिन कांग्रेस फिर से जीत सकती है। दिनेश सैनी जी, सर पाली और नागौर जिले का भी बताइए। बिल्कुल, देखिए पाली और नागौर जिले की हम बात करेंगे, अवश्य करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के बाद बस 2 दिन कार्यक्रम और बताएंगे, एक एक सीट का बताएंगे। चलिए, झुंझुनू जिले की दूसरी सीट है सूरजगढ़, यहाँ की बात करें तो ये जो सीट है, ये सीट 2008 तक एससी सीट, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ करती थी, पिलानी नहीं होती थी। लेकिन जो डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद में इस सीट को सामान्य बना दिया गया, सूरजगढ़ को और पिलानी को आरक्षित सीट बना दिया गया। तो इस बार बात करें नामांक की, नामांक है 24 से बना 6 और विधानसभा क्रमांक 26 से बना है 8। ये 8 है शनि और 6 है शुक्र। शुक्र और शनि की युति जो है यहाँ शुक्र को भ्रष्ट कर देती है, यानी अंक 6 को अंक 8 भ्रष्ट कर देता है। कौन क्या करता है? 2023 में श्रवण कुमार एक बार फिर मैदान में है कांग्रेस से। श्रवण कुमार पहले पिलानी से हुआ करते थे जब वो सामान्य सीट थी, फिर यहाँ से श्रवण कुमार ने 2008 में सीट निकाली है, उसके बाद 10 साल से वो हार रहे हैं। 2013 में भाजपा की जिन संतोष अहलावत ने ये सीट निकाली, उन्हें भाजपा ने फिर से, जबकि 2009 में 2014 में वे सांसद रहीं, तो उन्हीं संतोष अहलावत पर भाजपा ने दांव लगाया और अपना प्रत्याशी बनाया है। श्रवण कुमार कांग्रेस से है, लगभग द्विकोणीय मुकाबला ही है। तो पहली विधि में कांग्रेस को मिल रहे हैं 2+, दूसरी विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 2+, तीसरी विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 2+, और उसके बाद में अगर देखें तो चौथी विधि में कांग्रेस को मिल रहे हैं 2+। बराबरी का मामला छूटा है। उसके बाद अगर बात करें तो मामला जाता है, ये जाता है पक्ष में, दूसरे फेज में जाकर के कांग्रेस को मिल गए 2+ और चौथा ही 2.25+ ज़्यादा। मतलब ये जो सीट है, कौन सी सीट? सूरजगढ़, झुंझुनू जिले की, ये इस बार जा सकती है कांग्रेस के खाते में, यानी श्रवण कुमार 10 साल का वनवास अपना खत्म कर सकते हैं। लीजिए, झुंझुनू जिले की खुद झुंझुनू विधानसभा सीट आ गई है हमारे सामने, हम इसकी बात करते हैं। तो झुंझुनू का नामांक बना 40 से 4। पितृ अंकों का प्रभाव इस सीट पर देखा जा सकता है। ब्रजेंद्र ओला का मामला हो, चाहे यहाँ से सुमित्रा सिंह का मामला हो, पितृ अंकों का कमाल यहाँ देखा जा सकता है। और इस कमाल को हमारे कोई अंक ज्योतिषीय कार्यक्रम होगा, वहाँ हम बताएंगे कि पितृ दोष, पितृ अंक इस सीट पर कैसे काम करते हैं। 40 में भी 4 राहु आ गया और 40 का 4 बना, उसमें भी राहु आ गया। ये राहु की प्रबलता, जैसे 2 नाम लिए ना, सुमित्रा सिंह का मामला जो है वो कितनी बार जीती, कब कब जीती और उनके अंक क्या थे वे। और दूसरे यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह ओला जो इस बार फिर मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। ब्रजेंद्र सिंह ओला कब कब हारे, क्यों हारे और कितनी बार जीते, ये सारी चीज़ें जो है, और इस बार उनके साथ क्या हो सकता है। भाजपा ने पिछली बार राजेंद्र सिंह भांबू को टिकट दिया था, इस बार नहीं दिया, तो वे बागी होकर मैदान में आ गए हैं। भाजपा ने बबलू चौधरी को टिकट दिया है, तो देखते हैं क्या रहता है। पहली विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 2+, दूसरी में 2+, तीसरी में 3+, 7+ भाजपा के 3 विधियों। चौथी विधि में जाकर कांग्रेस को मिला है 4+। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि भाजपा के पलड़े को भारी होना बताता है, और ये झुंझुनू विधानसभा सीट इस बार भाजपा की झोली में जा सकती है। कितनी बार के बाद? 2003 के बाद, यानी 20 साल के बाद में ये सीट जा सकती है भाजपा के खाते में। चलिए, मंडावा की बात करें, कैलाश शर्मा, वर्ल्ड कप का फाइनल का भी कुछ बता देते सर। बिल्कुल नहीं, हम मना कर चुके हैं। 2 कारण, पहली बात तो ये राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कोई और बात नहीं करेंगे, और दूसरी बात यह है कि ये सब चीज़ें सार्वजनिक भविष्यवाणी करते हैं तो सट्टेबाज इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। ये हमने लगभग 11-12 साल पहले ही करना छोड़ दिया।
चलिए बात करते हैं मंडावा की। मंडावा 28 विधानसभा क्रमांक, अंक बना 1। 28 में 2 और 8 है, 2 परिवार तोड़ता है, 2 के साथ जब 8 जुड़ता है तो परिवार टूटता है, पार्टी टूटती है, स्त्री के अंक खराब होते हैं। शनि और चंद्रमा की युति यही करती है। उसका अंक बना 1। 1 नेतृत्व का हो गया। नामांक 22 से 4 बना। नामांक का 4 विधानसभा क्रमांक 1 के साथ में पितृदोष या ग्रहण योग बनाता है। ये सब बातें इस बार क्या असर डालेंगी, चलिए बात करते हैं मंडावा। मंडावा में ऐसा हुआ है कि नरेंद्र कुमार जब निर्दलीय लड़े जीते, भाजपा से लड़े हारे। वैसे तो ये गढ़ रही है सीट कांग्रेस की, रामनारायण चौधरी का गढ़ रहा है ये सीट, रही है ये सीट। और उसके बाद क्या हुआ कि नरेंद्र कुमार चौधरी जो है वो निर्दलीय लड़े, 13 में जीत गए। उसके बाद 18 में जीते, लेकिन उन्हें 19 में जाना पड़ा। लोकसभा में, विधानसभा उपचुनाव में सीट भाजपा बुरी तरह से हारी। इस बार देखते हैं क्या रहता है। इस बार भाजपा ने एक बार फिर से अपने सांसद नरेंद्र कुमार को, जिनका एक नाम नरेंद्र कुमार खीचड़ भी है, मैदान में उतारा है। भाजपा पहली विधि में 2+, कांग्रेस नहीं, भाजपा फिर 1+, भाजपा 2 और 1 3+, तीसरी विधि बराबर, चौथी विधि में भाजपा 2+, तो भाजपा को 2, 2 4 और 1 5+ मिले हैं। कांग्रेस को जिले में जाकर 3 मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर भाजपा को फिर 2 और 2 4 मिल रहे हैं। तो जिले के अंकों में भी भाजपा भारी पड़ रही है और विधानसभा सीट के अंकों में भी भाजपा भारी पड़ रही है। तो हमारी ये सोच है कि रीटा चौधरी को एक बार फिर से मुख्य चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है, और नरेंद्र कुमार लगातार तीसरी बार अपनी झोली में, लेकिन लगातार दूसरी बार भाजपा की झोली में सीट डाल सकते हैं। और अगर इस बार फिर नरेंद्र कुमार को लोकसभा लड़वा दिया भाजपा ने 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में, तो उपचुनाव का परिणाम क्या रहेगा वो कहना अभी मुश्किल है। नवलगढ़ की बात करें, नवलगढ़ ये विधानसभा सीट जो है, ये इसका विधानसभा क्रमांक 29 से बना है 2 और नामांक 27 से बना है 9। तो ये 2 और 9 आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, ये स्त्री के विरोधी है, ये पार्टियों के विरोधी हैं और दल के, परिवार के विरोधी हैं। अब ये इन अंकों का परिणाम नवलगढ़ सीट जब से बनी है तब से देखा जा सकता है। तो यहाँ से शेखावत साहब जीते थे लगातार 2 बार, उनके वक्त में भी अंकों की गणना में आता है, प्रतिभा सिंह के अंकों की गणना में आता है। फिर डॉक्टर राजकुमार शर्मा के यहाँ तो बहुत प्रबलता से ये अंक देखने को मिल रहे हैं। 2008 से लगातार राजकुमार शर्मा ही जीत रहे हैं, पहले बीएसपी, 13 में निर्दलीय कांग्रेस के बागी होकर, 18 में कांग्रेसी के रूप में, इस बार फिर कांग्रेसी के रूप में। लगातार चौथी बार डॉक्टर राजकुमार शर्मा मैदान में हैं और उनके सामने भाजपा ने इस बार नया चेहरा उतारा है, विक्रम सिंह जाखल। भाजपा हर बार बदल देती है चेहरे, लेकिन दाल नहीं गल रही है। तो पहली विधि में भाजपा को 1+, दूसरी में कांग्रेस को चौथाई, तीसरी में भाजपा को चौथाई, चौथी में भाजपा को 3+ मिले हैं। प्रत्याशी के पितृ सत्ता के अंकों में जाएं तो प्रत्याशी को मिले हैं 3, 3, 6 और 1 7+। तो कांग्रेस के खाते में कांग्रेस प्लस प्रत्याशी, ये दोनों मिलाकर 7.25 है और भाजपा प्लस प्रत्याशी के खाते में है 4, यानी कांग्रेस ये सीट एक बार फिर निकाल सकती है और डॉक्टर राजकुमार शर्मा लगातार चौथी बार नवलगढ़ विधानसभा सीट से जीत सकते हैं। उदयपुर वाटी चलते हैं, बड़ी हंगामा खेज ये सीट रहती है। विधानसभा क्रमांक 30 से बना 3, 30 में बृहस्पति, 3 में बृहस्पति, और वहां अगर बात करें उदयपुर वाटी का नामांक तो वो 40, 40 का 4, 40 में 40 का चौका और राहु, 4 का राहु, 2 राहु उधर 2 बृहस्पति, दोहरी गुरु चांडाल युति। अब जो आप में से मित्र गुरु चांडाल युति के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि ये क्या कुछ कैसी अद्भुत युति होती है, विचित्र भी होती है, अजीबो गरीब भी कह सकते हैं। तो ये गुरु चांडाल युति और वो भी दोहरी अवस्था में बन रही है। चलिए बात करें कि यहाँ क्या मामला रह सकता है। यहाँ मामला ये रह सकता है कि देखिए 8 में राजेंद्र गुढ़ा जीते बीएसपी से, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद 13 में शुभकरण चौधरी जीते भाजपा से, फिर 18 में राजेंद्र गुढ़ा बीएसपी से जीते, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो गुरु चांडाल युति है ना, उसका परिणाम देखिए। हुआ यह कि यहाँ से पिछली बार, ये 5 साल पहले जो चुनाव के वक्त में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, एक बार वे भी यहाँ से रह चुके हैं विधायक। अब राजेंद्र गुढ़ा जो है वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में चले गए और वहाँ से मैदान में है।
और भाजपा से एक बार फिर से शुभकरण चौधरी मैदान में है, लगातार तीसरी बार मैदान में है। देखते हैं मैदान मार पाते हैं कि नहीं। पहली विधि में भाजपा को, हाँ, कांग्रेस से भगवान राम सैनी मैदान में है। कांग्रेस से तो कांग्रेस के भगवान राम सैनी और बीजेपी के शुभकरण चौधरी और शिवसेना के राजेंद्र गुड़ा के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष है ये। तो यहाँ बात करें पहली विधि में भाजपा को 2+, दूसरी विधि में भाजपा को 2+, तीसरी में 2+, चौथी में 2+, यानी भाजपा को लगातार 8+ मिल रहे हैं। और प्रत्याशी के खाते के अगर देखें तो 1+ राजेंद्र सिंह गुड़ा के खाते में जाता है। 1+ पार्टी का नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टी उनकी पिछली बार बीएसपी थी, इस बार निर्दलीय है शिवसेना, शिंदे में, क्षमा कीजिएगा, शिंदे में। तो पार्टी के अंक नहीं जाएंगे, प्रत्याशी के अंक जाएंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो प्रत्याशी का 1+ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ भाजपा पड़ रही है भारी, तो उदयपुर वाटी जिले से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए फटाफट बात करें अब खेतड़ी की। खेतड़ी आखिरी जिला है, आखिरी सीट है झुंझुनू जिले की। खेतड़ी में अभी नामांक की बात करें, नामांक 19 से 1 बना है। और खेतड़ी का जो नामांक है वो एक तरह से देखा जाए तो आपको अभी पीछे याद होगा एक और जिले सीट पर ऐसे ही हुआ था। वो सीट कौन सी थी? वो थी पिलानी, 1 नंबर वाली सीट। यानी कि झुंझुनू जिले की पहली और आखिरी सीट का नामांक एक ही बनता है, 19 से 1। सीट क्रमांक 31 से 4 बना, ये 4 फिर क्या हो गया? राहु हो गया है। तो देखते हैं क्या रहता है 2023 में। कांग्रेस से मनीषा गुर्जर मैदान में है और भाजपा से एक बार फिर से धर्मपाल गुर्जर मैदान में है। तो देखें क्या रहता है। पहली विधि बराबर है, दूसरी विधि में भाजपा को 3+ मिले हैं, तीसरी विधि में 2+ मिले हैं, चौथी विधि में भी 2+ मिले हैं। कुल मिलाकर भाजपा के खाते में आ गए हैं 2, 2, 4 और 3, 7+। अब 7+ में देखें हैं तो पिछली बार यहाँ से जितेंद्र सिंह मैदान में थे खेतड़ी से। तो अगर वे होते तब भी, वे तो 957 मतों से जीते थे, तो कोई प्लस प्रत्याशी का काम नहीं करता। माने खेतड़ी से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कुल मिलाकर झुंझुनू जिले में 4 सीटें भाजपा और 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, कुल 7 में से। सीकर जिले की बात करते हैं। आइए फटाफट फतेहपुर चलते हैं। वही फतेहपुर जो सर्दियों में सबसे अधिक सर्द और बर्फ गिरने के लिए ख्यात है। अब कुख्यात और प्रख्यात का फैसला आप पर छोड़ देते हैं। विधानसभा क्रमांक 32 से 5 बना, 5 बुध है, 32 का 3 बृहस्पति है, 2 है वो चंद्रमा है। नामांक 38 से 2 बना, 38 में 3 है वो है बृहस्पति और 8 है शनि, और 38 से 2 बना वो है चंद्रमा। नामांक 2 है, इसका विधानसभा क्रमांक 5 परम मित्र है, प्रबल मित्र है। इस बार प्रत्याशी देखें तो कांग्रेस से एक बार फिर से हाकम अली मैदान में है। इनके बड़े भाई भंवरू खां 3 बार जीते थे, उसके बाद में पिछली बार ये खड़े हुए, ये जीते, इस बार फिर मैदान में है। बीजेपी से श्रवण चौधरी मैदान में है, नया चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और 2013 में जो बागी जीते थे नंद किशोर महरिया, नंद किशोर नाम से है ये, सुभाष महरिया के भाई हैं, छोटे भाई हैं। सुभाष महरिया लक्ष्मणगढ़ से भाजपा प्रत्याशी है, ये चुनाव में खड़े हुए हैं जेजेपी से। ये जो संयोग है ये 2013 में भी बैठा था कि सुभाष महरिया उधर खड़े थे लक्ष्मणगढ़ से और इधर ये थे। और उस दिन पितृदोष का आलम ये था कि इनके जीतते हमने कह दिया था कि अब बड़ा भाई हार जाएगा, क्योंकि पितृदोष की अवस्था ये है कि छोटा भाई जीत गया तो फिर बड़ा भाई जीतेगा नहीं। इस बार क्या होता है देखते हैं। प्लस माइनस का खेल क्या कहता है। पहली विधि में भाजपा को सिर्फ 4 प्लस, बड़ी गंभीर बात। दूसरी विधि में भाजपा को 4+, तीसरी में कांग्रेस को 3+, चौथी में भाजपा को 2+, भाजपा को हो गए 6.25+, कांग्रेस को 3+। ये सीट भाजपा जीतती हुई दिख रही है। श्रवण चौधरी भाजपा के खाते में ये सीट जीत सकते हैं फतेहपुर की। दूसरे लक्ष्मणगढ़, चलिए बगल में ही, वहाँ हमने नंद किशोर महरिया छोटे भाई की बात किया, बड़े भाई सुभाष महरिया की बात करेंगे जो भाजपा में थे और भाजपा से कांग्रेस होते घूम फिर कर फिर भाजपा में आ गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये मंत्री भी रह चुके, बड़ा नाम है, वरिष्ठ नाम है, कांग्रेस से भाजपा में फिर से आए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें विधानसभा क्रमांक की बात करें तो 33 से 6 बना, नामांक 38 से 2 बना लक्ष्मणगढ़ का।
लिखने में अंग्रेजी में इसे लक्ष्मणगढ़ लिखा जाता है, लेकिन ये लक्ष्मणगढ़ है। तो चलिए बात करें। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लगातार जीत चुके हैं ये 2 बार, बल्कि 3 बार जीत चुके हैं, 8, 13, 18 और 13 में ये सुभाष महरिया को हरा ही चुके हैं, हम बात कर भी चुके हैं। अब एक बार फिर से सुभाष महरिया भाजपा से है, आरएलपी से विजय पाल सिंह बगड़िया मैदान में है। बगड़िया पहले में भाजपा को 4+, दूसरी विधि में भाजपा को 4+, तीसरी में कांग्रेस को 1+, और चौथी विधि में भाजपा को 4+। भाजपा को यहाँ मिल रहे हैं 7.25+ ज़्यादा। इसका मतलब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को 3 बार जीतने के बाद इस बार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से पराजय का सामना करना पड़ सकता है, और गोविंद सिंह डोटासरा का यह विजय रथ सुभाष महरिया और भारतीय जनता पार्टी इस बार मिलकर थाम सकते हैं। यहाँ कांग्रेस और डोटासरा को पराजय का जो है कड़वा घूंट वो निगलना पड़ सकता है। धोद की बात करें, धोद का विधानसभा क्रमांक 34 से अंक बना 7, नामांक 20 से अंक बना 2। ये 2 और 7 परस्पर घोर विरोधी है, हालांकि दोनों स्त्री अंक हैं। 23 में कांग्रेस से जगदीश धनोडिया मैदान में है, भाजपा से गोवर्धन वर्मा फिर से मैदान में है, बीएसपी से कालूराम मेहरड़ा मैदान में, और सीपीएम से पेमाराम फिर से मैदान में। पेमाराम यहाँ विधायक रह चुके हैं 2008 में, गोवर्धन वर्मा भाजपा के 13 में रह चुके हैं, और परशुराम मोरदिया कांग्रेस से रह चुके हैं वो 2018 में। चलिए बात करते हैं विधियों की। पहली विधि में भाजपा को 4+, दूसरी में भाजपा को 4+, तीसरी में कांग्रेस को 1+, और उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी के आ रहे हैं 3+, तो कांग्रेस के 4+ हो जाएंगे। भाजपा के चौथी विधि में आ रहे हैं 4+, भाजपा 4+, कांग्रेस 4+। चौथाई अंकों को गौण मानना पड़ेगा, ये सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कि सीकर जिले की धोद विधानसभा सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये अन्य के यानी भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई दल या निर्दलीय इसे जीत सकता है। सीकर जिले की खुद सीकर विधानसभा सीट की बात करें, इसका विधानसभा क्रमांक 35 से अंक बना 8, नामांक 9, सिर्फ 9, कोई युग्मांक नहीं है। तो ये सीकर जिले का सीकर विधानसभा सीट और जिले का जो नामांक 9 है, ये यहाँ विधानसभा सीट के क्रमांक 8 के साथ बन करके उठा पटक की मंगल शनि की युति बनाता है। तो देखिए बात करें इस बार कौन है, तो कांग्रेस से राजेंद्र पारीक एक बार फिर से मैदान में, और भाजपा से रतन जलधारी 13 में बने थे, राजेंद्र पारीक 18 में बने, 8 में बने। यानी एक बार कौन आता है, जब भाजपा की सत्ता आती है तो यहाँ भाजपा का विधायक जीतता है, कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस का जीतता है। इस बार देखें किसका कौन जीतेगा, राजेंद्र पारीक इस क्रम को तोड़ेंगे, रतन जलधारी इसी क्रम को बरकरार रखेंगे। बात करते हैं पहली विधि में भाजपा को मिले 3+, दूसरी विधि में 0, तीसरी विधि में भाजपा को 2+, चौथी विधि में कांग्रेस को 1+। भाजपा यहाँ पर कुल मिलाकर 5+ और कांग्रेस 1+ ला रही है। निर्णायक बढ़त भाजपा को, इसका मतलब सीकर जिले की सीकर विधानसभा सीट भाजपा जीत सकती है, और ये सीट इसके प्रतिनिधि के रूप में रतन जलधारी जीत सकते हैं। चलिए सीकर में दांता रामगढ़ चलते हैं। यहाँ बड़ा विचित्र मामला हो रखा है। एक बार पहले अंकों की बात कर ले। यहाँ विधानसभा क्रमांक 36 से अंक बना 9, दांता रामगढ़ का नामांक 36 से बना 9, बिल्कुल। यानी यहाँ पर नामांक और विधानसभा क्रमांक एक दूसरे की प्रतिरूप युति है, फोटो कॉपी है। तो अब देखते हैं क्या रहता है यहाँ पर मामला। इस बार कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह मैदान में है। वीरेंद्र सिंह का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से जो नारायण सिंह है प्रदेश कांग्रेस के कभी अध्यक्ष रहे थे, उनके पुत्र हैं। पिछली बार इन्होंने 920 सिर्फ 920 मतों से सीट निकाली थी, और हरीश चंद्र कुमावत भाजपा के दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वीरेंद्र सिंह है यहाँ मैदान में कांग्रेस से। भाजपा से मैदान में गजानंद कुमावत हैं, और सीपीएम से अमराराम है। अमराराम जीत भी चुके हैं 2008 में, और बीएलपी से महावीर बुरानिया मैदान में है। जेजेपी से डॉक्टर रीता सिंह मैदान में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉक्टर रीता सिंह या रीता सिंह जो है ना, ये कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह की श्रीमती जी हैं, धर्म पत्नी हैं। तो यहाँ ये जो पंचकोणीय संघर्ष में ये भी एक विचित्र बात आ गई है कि जेजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में पति पत्नी के रूप में संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। पहली विधि भाजपा को 3+, दूसरी भाजपा को मिल रहा है 4+, तीसरी विधि भाजपा को 3+, चौथी विधि भाजपा को 4+, को नगण्य माने,
तब भी भाजपा को 6+ मिल रहे हैं, यानी कि 6+ निर्णायक बढ़त है। और इसके साथ में ये जो सीट है, कौन सी सीट है, दांता रामगढ़, ये भाजपा जीत सकती है। सीकर जिले की 6ठी विधानसभा सीट के रूप में खंडेला हमारे सामने है। विधानसभा क्रमांक खंडेला का जो है वो है 37 और इससे अंक बना 1। 37 में 3 और 7, 3 बृहस्पति, 7 केतु और 1 बना यह सूर्य। विधानसभा क्रमांक है 26 से बना 8, 26, 2 चंद्रमा, 6 शुक्र और 8 शनि। विधानसभा क्रमांक 8, 1 और नामांक 8, ये 1 और 8 परस्पर प्रबल शत्रु हैं, प्रबल विरोधी युति बनाते, 2 की। देखते हैं 23 में कौन कौन मैदान में है। कांग्रेस से महादेव सिंह है, जो महादेव सिंह खंडेला के नाम से जाने जाते, वे मैदान में। भाजपा ने इस बार सुभाष मील को उतारा है, बंशीधर बाजिया को किनारे किया है। जेजेपी से सरदार सिंह आर्य मैदान में है। देखते हैं प्लस माइनस का खेल किसके यहाँ क्या रहता है। महादेव सिंह की जहां तक बात करें तो 1993, 98, 2003 में हैट्रिक लगा चुके हैं कांग्रेस के विधायक के रूप में। पहली विधि भाजपा को 2+, दूसरी विधि कांग्रेस को 1+, तीसरी विधि बराबर, चौथी विधि भाजपा को 1+, यानी भाजपा यहाँ पर 2+ से आगे है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये सीट भाजपा के खाते में इस बार जा सकती है, क्योंकि महादेव सिंह 2018 में जीते तो थे लेकिन कांग्रेस से नहीं थे, कांग्रेस के बागी थे। तो यहाँ पर प्रत्याशी के अंकों का 1+ तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी का 1+ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो पार्टी के थे नहीं ना, कांग्रेस के तो इस बार आए हैं। तो वो 1+ अगर हम जोड़ भी लें तब भी भाजपा की बढ़त रहती है। इस कारण से हमारे अनुसार ये जो सीट है 6ठे नंबर की खंडेला सीट सीकर जिले की, ये जा सकती है भाजपा के खाते में। नीम का थाना सीकर जिले की 7वीं सीट है, विधानसभा क्रमांक 38 से 2 बना है। और हाँ, नीम का थाना का नामांक भी 38 से 2 बना है। ये दोनों प्रतिरूप युति है, फोटोकॉपी इक्वेशन बोलते हैं इसे। तो इस बार कौन कौन मैदान में है। कांग्रेस से सुरेश मोदी है, एक बार फिर से मैदान में है। पिछली बार 12,615 वोटों से जीते थे। और भाजपा से प्रेम सिंह बाजोर, ये भी फिर से मैदान में। प्रेम सिंह बाजोर यहाँ पर 3 में 13 में जीत चुके हैं। मतलब ये कि यहाँ का चलन क्या है, इस सीट का, नीम का थाना का चलन ये है कि जिस पार्टी की सरकार आती है उसी पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है। उल्टा कर लीजिए, जिस पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है उसी पार्टी की सरकार आती है। बड़ा अद्भुत मामला है। इस बार देखते हैं कौन जीतता है। तो यहाँ से पहली विधि में भाजपा को मिल रहा है 4+, दूसरी विधि में भाजपा को 4+, तीसरी विधि में फिर 4+, और चौथी विधि में भाजपा को फिर से 4+। तो 4 और 4 8+ भाजपा को ये मिले, और 2 चौथाई मिले। चौथाई को गौण छोड़ दें तो भी अच्छी खासी बढ़त भाजपा को मिल रही है। तो नीम का थाना जा सकती है भाजपा की झोली में। आइए हमारी आज की और सीकर जिले की 8वीं और अंतिम विधानसभा सीट की बात करें। यह है श्री माधोपुर। विधानसभा क्रमांक 39 से बना 3, नामांक 49 से बना 4। वो 3 क्रमांक, विधानसभा क्रमांक का 3 और नामांक का 4, ये दोनों मिलकर गुरु चांडाल युति बनाते हैं। बड़ी विचित्र होती है ये। तो देखें क्या रह सकता है। तो इस बार मैदान में कौन है। इस बार मैदान में कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से दीपेंद्र सिंह है। हो क्या रहा है कि दीपेंद्र सिंह ने 8 सीट निकाली जब कांग्रेस की सरकार आई। जब भाजपा की सरकार आई 13 में, तब वे हार गए। उसके बाद फिर 18 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो दीपेंद्र सिंह जीते। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस बार भाजपा ने एक बार फिर से दांव लगाया है, वो है झाबर सिंह खर्रा पर। झाबर सिंह खर्रा जो है ये भाजपा की तरफ से लगातार तीसरी बार मैदान में है। 2013 में जीत चुके हैं। तो अंक देखें क्या है। पहली विधि भाजपा को 2+, दूसरी विधि भाजपा को 3, 4, 5+, तीसरी विधि भाजपा को 2+, चौथी विधि भाजपा को 5+। बड़ी भारी बढ़त भाजपा को मिल रही है। 5, 5, 10, 2, 12 और 2, 14+। अब तक बहुत कम सीटों पर ऐसा देखने में आया। तो अगर
हमें जो मिले हैं दीपेंद्र सिंह और झाबर सिंह खर्रा के अंक वे सही हैं, तो मानकर चलिए कि इस सीट पर बड़ी भारी बढ़त के साथ में भाजपा और उसके प्रत्याशी झाबर सिंह खर्रा विजय पाने जा रहे हैं। ये तो हमारी सभी की सभी विधानसभा सीटें हो गई। हमने जो आज जिन जिन विधानसभा सीट की चर्चा करनी थी ये सब उनकी बातें हो गई हैं। अब देखिए ऐसा है कि एक हम संक्षिप्ति कर लेते हैं कि संक्षिप्ति में कौन कौन सी सीट से कौन कौन जीता है, कौन कौन से ज़िले में जीता है और किस ज़िले में क्या स्कोर है। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी चूरू ज़िले की। चूरू ज़िले में सादुलपुर भाजपा को, तारानगर भाजपा को, सरदार शहर भाजपा को, चूरू भाजपा को, रतनगढ़ भाजपा को, यानी चूरू ज़िले की ये जो 5 विधानसभा सीटें हैं ये भाजपा को मिल सकती है। एकमात्र सुजानगढ़ जो सीट है ये कांग्रेस को मिल सकती है। लेकिन यहाँ हमारी ये बात ध्यान रखिएगा कि तारानगर में भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया में बहुत बुरी लड़ाई फंसी हुई है, बहुत बुरी तरह से कांटा फंसा हुआ है, बहुत टाइट फाइट है हमारे यहाँ की चारों विधि में, हर बार चौथाई प्लस भाजपा के। तो वहाँ अगर कोई बड़ा उलटफेर दिख जाए और राजेंद्र राठौड़ सीट हार भी जाए तो अचंभा नहीं, और अगर वे बहुत कम मार्जिन से जीते तो भी कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। तकनीकी रूप से वो सीट हमने भाजपा को दी है। झुंझुनू जिले की बात करें, झुंझुनू जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में पिलानी, सूरजगढ़ और नवलगढ़ ये जा सकती हैं कांग्रेस को। मीनाक्षी भल्ला जी आपका स्वागत है, जय श्री राम। ध्यान दीजिएगा झुंझुनू में पिलानी कांग्रेस को, सूरजगढ़ कांग्रेस को, नवलगढ़ कांग्रेस को, ये 3 सीटें हैं। और झुंझुनू, मंडावा, उदयपुर वाटी और खेतड़ी ये 4 सीटें कांग्रेस को। सीकर की बात करें, सीकर में 8 विधानसभा सीटें हैं। तो फतेहपुर भाजपा, लक्ष्मणगढ़ भाजपा, धोध अन्य को, सीकर भाजपा, दांता रामगढ़ भाजपा, खंडेला भाजपा, नीमका थाना भाजपा, श्री माधोपुर भाजपा, यानी 8 में से 7 सीटें जीत सकती है भाजपा सीकर जिले में, और 1 जा सकती है अन्य को। यानी पूरे सीकर जिले में कांग्रेस को कोई सीट हमें मिलती हुई दिख नहीं रही है हमारी गणना के अनुसार। तो आदरणीय मित्रों ये हमारी आज की बात रही। कल जो है हम बात करेंगे अजमेर, पाली और नागौर जिले की विधानसभा सीटों के बारे में। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटें हमारे साथ होंगी, पाली जिले की 6 और नागौर जिले की 10, यानी कुल मिलाकर 24 विधानसभा सीटों की हम बात करेंगे। कल नहीं, परसों। कल आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच है। आप और हम इस विश्वास के साथ देखेंगे कि भारत जीतेगा, 12 साल बाद फिर जीतेगा, इस सरजमी पर, अपनी सरजमी पर फिर जीतेगा। तो हम 20 तारीख को बैठेंगे तो अजमेर, पाली, नागौर की बात करेंगे, और 21 तारीख को अपना ये जो क्रम है ये समेट लेंगे, और 21 तारीख को हम चर्चा करेंगे जालौर, जैसलमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की, और उसके साथ ही हमारी ये चर्चा पूरी हो जाएगी। तो हम जो निवेदन बार बार करते हैं वो एक बार फिर से करें। यदि कोई शुभचिंतक किसी प्रत्याशी का है या प्रत्याशी चाहते हैं कि भाई उनका पक्ष मजबूत हो चुनावी लड़ाई में, चाहे विजय पाती दिख रही है तो या अगर हारते दिख रहे हैं तो हमारा यही निवेदन है कि हम तो माँ बगलामुखी के सेवक हैं, दास हैं। वे माँ बगलामुखी की शरण में आए, विचित्र हनुमान जी की शरण में आए और माँ बगलामुखी के अनुष्ठान करवाएं। ये माँ बगलामुखी के अनुष्ठान करवाएं, विचित्र हनुमान जी के अनुष्ठान करवाएं, और उसी से फिर उनके जो भी माई की बाबा की कृपा हो, क्योंकि माई और बाबा की कृपा हमारे हर ज्योतिषीय गणना और परिणाम से बहुत ऊपर की बात है। एक बात। दूसरी बात यह है, देखिए अंक ज्योतिषीय गणित मात्र है, आकलन मात्र है, इसीलिए इसे दिल पर न लें। अगर हमारा कोई निष्कर्ष, आकलन, विश्लेषण का परिणाम आपकी धारणा, आपकी राजनीतिक रुचि, आपकी पार्टीगत विचारधारा, आपकी राजनीतिगत विचारधारा के विपरीत जाता है तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, हम किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते। हम तो अंक ज्योतिष की गणना का एक स्वरूप आपके सामने रखना चाहते हैं, बस हमारा इतना ही उद्देश्य और कुछ नहीं है। इसे इसी संदर्भ में ले, हम कोई दावा नहीं करते कि 3 दिसंबर को मतगणना का परिणाम यही आएगा, लेकिन हम इतना अवश्य निवेदन करते हैं कि ये अंक ज्योतिषीय विश्लेषण का परिणाम है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं परसों
आज के आनंद की जय। जय श्री राम।